पेश खिदमत है कहानी हुस्ना और जिन ज़ात का चौथा हिस्सा। हुस्ना मुझे कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी कि वो मजबूर और बेबस लड़की है। बाप की वफात के बाद ही उनके सरों पर दुख के साए मंडलाने लगे। दौलत जायदाद पर उसके जालिम चाचा ने कब्जा कर लिया और उन्हें धक्के मार कर वहां से बाहर निकाल दिया। मैं हुस्ना की बात ध्यान से सुन रहा था। बात सुनाते सुनाते उसके चेहरे पर गहरा दुख और गम दिखाई दे रहा था। उसकी बात सुनकर जैसे अंदर मेरे अचानक कुछ टूट गया। मेरा दिल गम से भर गया। ये क्यों हुआ? उसकी तरफ देखकर मेरे दिल में अचानक दुख की लहर क्यों उभरी? ये मैं आपको कहानी के आखिर में बताऊंगा कि मेरा दिल क्यों टूटा। उसकी सारी कहानी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं समझ सकता हूँ कि तुम निहायत दुखी और गमज़दा हो। तुम पर जो बीती वो किसी पर भी बीतती तो उसका यही हाल होता। मैं चाहती हूँ कि मेरी जायदाद, हवेली, सब कुछ मुझे वापस मिल जाए। मेरे बाप की दौलत जो हमारा जायज़ हक है वो हमें वापस मिल जाए। मैंने कहा, बस इतनी सी बात, कुछ और तो नहीं? हुस्ना ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहने लगी, कुछ और भी मुझे चाहिए। मैंने कहा, क्या चाहिए? मैं उससे मजीद किसी और बात की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने हैरान होकर पूछा। वो कहने लगी, मुझे मेरे चाचा की ज़िंदगी भी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह पर सन्नाटे में खड़ा रह गया। वो चाचा जान को अपने जान से मारना चाहती थी। उसके तेवर बड़े खतरनाक थे। एक लम्हे के लिए तो मैं भी अंदर से काम कर रह गया। हालांकि मेरे मुकाबले में वो काफ़ी कमज़ोर थी, मगर उस वक्त उसके तेवर बड़े खतरनाक मालूम हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो बदले की आग में सुलग रही है। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये इतनी मासूम सी लड़की किसी के लिए इतना खतरनाक इरादा भी रख सकती है। अगर इसकी जायदाद हवेली से वापस मिल जाए तो इसे और क्या चाहिए? लेकिन वो इस हद तक भी जा सकती थी, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। मगर किसी हद तक वो हक बजानिब थी। जिस तरह उन्हें तंग किया गया और घर से निकाला गया, ऐसा ही हो सकता था। लेकिन उसने मुझसे बड़ा अनोखा मुतालबा कर दिया था कि चाचा की मौत दर्दनाक होनी चाहिए। उसे एकदम मौत के घाट नहीं उतारना, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारना है। मैंने कुछ लम्हे के लिए सोचा, फिर मैंने कहा, अच्छी तरह सोच लो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं, यानी उसे मौत के घाट उतार दूं और इसके बाद तुम्हें पछतावा हो। वो कहने लगी, मुझे किस बात का पछतावा? हमारी जिंदगियां जिस तरह उसने अजीरन कर दी, उन्होंने दाव पर लगा दिया, और तुम कहते हो कि मुझे पछतावा हो? चाचा को जितनी दर्दनाक मौत मारोगे, मुझे इतनी ही खुशी मिलेगी। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हुई, और उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं सब कुछ भूल गया। हाँ ठीक है। और हाँ, मुझे याद आया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या महक के साथ तुम ही खेलते रहते हो? अचानक उसने मुझसे सवाल किया और मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे वो छोटी मासूम सी बच्ची बहुत प्यारी लगती है। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारी जायदाद भी तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हारे चाचा को भी अजियतनाक मौत मारूंगा और वो खुद ब खुद अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देगा। लेकिन क्या तुम्हें मेरे इस काम के एवज अपना वादा याद है ना? मैं यानी हुस्ना उसकी तरफ देखते हुए एक लम्हे चौंक गई। कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, हाँ, मुझे अपना वादा याद है। फिर तुम्हें अपने वादे के मुताबिक मेरे साथ चलना होगा। मैं यानी जरगान जिन ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो ये बात दिल से नहीं कह रही। वो सिर्फ अपने चाचा से इंतकाम की आग में जल रही थी और फौरी तौर पर अपने चाचा को सजा देकर अपना सब कुछ उससे वापस हासिल करना चाहती थी। कहने लगी, मैं ना सिर्फ चाचा से जायदाद हासिल करना चाहती हूँ, बल्कि उसे ऐसी भयानक मौत देना चाहती हूँ कि वो याद रखे, जमाने की ठोकरों ने अब हमें अकल दे दी है। और मैं अब देखना चाहती हूँ कि जरगान कैसे चाचा को मौत के घाट उतारता है। उसको जितनी तकलीफ होगी उतनी ही मेरे दिल में ठंड पड़ेगी। मैं जरगान जिन। मैंने हुस्ना को वादा दे दिया कि मैं उसके चाचा को भयानक मौत मारूंगा और उसे उसकी जायदाद वापस लेके दूंगा। मेरे जाने की मुद्दत बहुत कम रह गई है, यानी मुझे अपनी बस्ती में जाने के लिए मेरी सज़ा बहुत कम रह गई है। मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे कब यहाँ से जाना पड़े, मगर हुस्ना के काम के साथ साथ मुझे उसे साथ लेकर जाना था। हुस्ना के चाचा को उसके रास्ते से हटाना और उसे उसकी जायदाद वापस लेकर देनी। मुझे वो मासूम लड़की बहुत अच्छी लगती और मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। और उसकी छोटी बहन महक, जो कि एक मासूम सी बच्ची है। मैं दिल से चाहता था कि उन्हें उनका हक लेकर वापस दे दूं, मगर अब ये सवाल पैदा होता है कि मैं अब इस बस्ती से बाहर नहीं निकल सकता। जबकि हुस्ना को
उसके चाचा को सज़ा देने के लिए मुझे इस बस्ती से बाहर जाना होगा या फिर उसे किसी तरीके से यहाँ बुलाना होगा। उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे क्या हथकंडा इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ रहने वाला लड़का इसके चाचा के बेटे हुज़ैफा का दोस्त है। अगर किसी तरह मैं रुबान को इस्तेमाल करूं और हुज़ैफा का दिमाग कब्जे में करके उसे यहाँ बुला लूं तो फिर वो अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ा चला आएगा। तो फिर ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था कि मैं हुस्ना के चाचा को किसी तरीके से यहाँ ले आ सकूं। मुझे रुबान का दिमाग अपने कब्जे में करना होगा ताकि वो किसी तरह से हुज़ैफा को लेकर इस घर में दाखिल हो। इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, हत्ता कि हुस्ना को भी मेरी कार्रवाई का किसी तरह से इल्म नहीं था। रुबान के जरिए इस काम को करना था। शाम को वो लड़का रुबान इस घर में आया तो मैंने उसका जहन अपने कब्जे में कर लिया। वो सहन में हुस्ना के पास खड़ा था। मैं फौरन सहन में गया और मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। मेरी आंखों में से एक बारीक सी सुर्ख लकीर निकली और रुबान की आंखों से टकराई और रुबान का दिमाग मेरे कब्जे में आ गया। मैंने उसके दिमाग को हुक्म दिया कि उसे हुज़ैफा को लेकर इस घर में किसी भी तरह से दाखिल होना है। मैंने उसके दिमाग में ये बात बुरी तरह से डाल दी। अब मेरा काम खत्म हो चुका था। अब हुज़ैफा खुद यहाँ आएगा क्योंकि रुबान उसे किसी भी तरह यहाँ लेकर आएगा और फिर हुज़ैफा यहाँ आए तो मैं उसके दिमाग पर काबिज हो जाऊंगा। और फिर हुज़ैफा के साथ मैंने क्या सलूक करना था ये बात की बात थी। हुज़ैफा यहाँ आएगा तो यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो उसके बाप को पता चलेगा कि वो रुबान के साथ वहाँ गया है और फिर वो इसके पीछे भागा चला आएगा। रात के वक्त रुबान उसे लेकर चला आया। हुज़ैफा इस सूरत-ए-हाल से नावाकिफ था कि उसे इस वक्त रुबान क्यों लेकर आया था, लेकिन चूंकि रुबान का दिमाग मैंने अपने कब्जे में जकड़ रखा था इसलिए उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ दौड़ा चला आया। वो समझा शायद हुस्ना या उसके घर वालों का कोई मामला है। हुज़ैफा और रुबान को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों हुस्ना के कमरे में बैठे थे और उनकी माँ हैरान परेशान देख रही थी कि हुज़ैफा इस वक्त क्यों आया है, खैरियत तो है, इसे लेकर क्यों आए हो? उसकी बात सुनकर रुबान हैरत से देखने लगा। उसी वक्त रुबान के जहन से मेरा सहर हट चुका था। रुबान कहने लगा, मैं तो इसे लेकर नहीं आया, मगर इतनी देर में मैं हुज़ैफा के दिमाग पर कब्जा कर चुका था। रुबान कहने लगा, कहीं ये पैसों की खातिर तो नहीं आया? उसकी अम्मा कहने लगी, तुम खुद तो इसे लेकर आए हो। वो हैरत से उनकी तरफ देखने लगा, मैं तो इसे नहीं लेकर आया। इतने में रुबान बोला, ममानी जान, कहीं आपको पैसों की जरूरत तो नहीं? वो कहने लगी, पैसे तो हमारे पास मौजूद हैं। हुज़ैफा उस वक्त तक गुमसुम हो चुका था, होशो हवास में नहीं था। रुबान का काम खत्म हो चुका था। मैंने हुज़ैफा के दिमाग को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में कर लिया। रुबान अभी हैरत में डूबा उससे पूछने ही वाला था कि तुम यहाँ कब आए, कि इतने में हुज़ैफा जोर जोर से अहमकों की तरह कहकहे लगाने लगा। फिर कुछ देर कहकहे लगाने के बाद एकदम ही रोने लगा। उसे ऐसी हरकतें और पागलपन वाली हरकतें करते देखकर रुबान की माँ हैरत से उसे देखने लगी। शायद हुस्ना इस बात से वाकिफ थी कि अब मेरा काम शुरू हो चुका है। इस बात का रुबान को भी इल्म नहीं था कि हुज़ैफा के दिमाग पर किसका कब्जा था। रुबान उसे वहां से उठाकर ले जाने लगा तो उसने जोर से रुबान को धक्का दिया। वो एकदम लड़खड़ाकर पीछे हुआ और हैरान परेशान नजरों से हुज़ैफा को देखने लगा और बोला, तुम्हें क्या हुआ हुज़ैफा, खैरियत तो है? मगर हुज़ैफा था कि वहां से हटने को तैयार नहीं था। वहां ही खड़ा अजीब फटी फटी नजरों से कभी उन दोनों को देखने लगता और कभी हंसने लगता। हुस्ना की माँ भी परेशान हो गई, जबकि हुस्ना के चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। सिर्फ वही जानती थी कि ये सारी मेरी कारस्तानी है। इसी उधेड़ बुन में सारी रात गुजर गई। हुज़ैफा सारी रात पागलों जैसी हरकतें करता रहा। कभी उठ जाता, कभी बैठ जाता, कभी फर्श पर लेट जाता, कभी जोर जोर से रोने लगता, कभी हंसने लगता। सारी रात वो भी बेचारे परेशान परेशान उसके साथ ही जागते रहे। इतने में रुबान की माँ कमर जहाँ भी वहाँ आ पहुंची। वो भी हुज़ैफा की ऐसी हिज़यानी हालत देखकर बहुत परेशान हुई। रुबान बेचारा परेशान था कि वो हुज़ैफा के बाप को क्या जवाब देगा, क्योंकि अभी तक हुज़ैफा वहाँ वापस नहीं पहुँचा था। हुज़ैफा वहाँ से हटने को तैयार नहीं था, टस से मस नहीं हो रहा था। कभी बेख्तियार दीवारों को टकरे मारने लगता, कभी अपने चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता और कभी फर्श पर लेटकर लौटने लगता। हुस्ना उसकी ऐसी हालत देखकर दिल ही दिल में महसूस हो रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सुबह तक वो नीम बेहोशी की हालत में था। सुबह का उजाला फैलते ही रुबान बेचारा परेशान परेशान भागम भाग हुज़ैफा की हवेली पहुंचा और उसके बाप को यानी अपने मामू को जाकर सारी सूरत हाल बताई कि वहां पर हुज़ैफा की ऐसी हालत हो गई है और वो वापस आने को तैयार नहीं, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। हुज़ैफा का बाप एकदम गुस्से में गरज कर बोला, क्या मतलब, तुम्हारे साथ ही तो गया था। घबराए हुए बेचारे रुबान ने
अपने मामू यानी हुस्ना के चाचा और हुज़ैफा के बाप को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। हुस्ना का चाचा तो एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। हुज़ैफा उसका इकलौता बेटा था, वाहिद सहारा, सारी जिंदगी की जमा पूंजी। हुज़ैफा का बाप रोबान को साथ लिए भागम भाग गाँव पहुंचा। वो इस बात से अभी तक बेखबर था कि वहां पर हुस्ना और उसकी माँ दोनों मौजूद हैं। उन दोनों माँ बेटी को देखकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। फिर उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी जिसकी हालत गैर हो रही थी। वो कभी अपने बाल नोचने लगता, कभी हंसने लगता, कभी ऊंचे ऊंचे कहके लगाने लगता और फिर साथ ही रोने लगता। मैं ज़रगान जिन हूँ। अब मेरा यानी जिन का काम शुरू हो चुका था। मैं चंद लम्हे देखता रहा कि बाप बेटे की मोहब्बत में क्या करता है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगा, मगर हुज़ैफा ने उठते साथ ही एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ बाप के मुंह पर रसीद किया। बाप एक लम्हे के लिए हैरान परेशान हो गया, मगर ये तो कुछ भी नहीं था इससे पहले कि उसका बाप संभलता। हुज़ैफा ने बाप का गिरबान जोर से पकड़ लिया और उसे जोर जोर से झिंझोड़ने लगा और चीख चीख कर कहने लगा, जालिम इंसान, तूने इनके साथ ज्यादती की। अपने भाई के आंखें बंद होते ही इनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हुस्ना का चाचा इस सूरत हाल से परेशान हो गया। वो बेटे को यूं गले पड़ता देखकर पहले ही बहुत बौखला गया था। उसने बेटे को परे करने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो गया। और फिर हुज़ैफा ने उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रोबान जो सहमा हुआ सा एक तरफ खड़ा था, पहले तो इस सारी सूरत हाल को समझ ना पाया, फिर उन दोनों बाप बेटे को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। हुज़ैफा ने थोड़ी ही देर में बाप को लहू लुहान कर दिया। अजीब सूरत हाल बन चुकी थी कि बेटा अपने बाप पर तशद्दुद कर रहा था और हुस्ना ये देखकर खुश हो रही थी। उसकी माँ ने थोड़ा एहतजाज किया और रोबान से कहने लगी कि इन्हें छुड़ाओ, इन्हें लड़ने मत दो। मगर हुस्ना ने घूर कर अपनी माँ को देखा। मैं समझ चुका था कि हुस्ना इस सूरत हाल से काफी खुश है। हुज़ैफा का दिमाग उस वक्त चूंकि मेरे कब्जे में था, इसलिए मैंने बेटे के हाथों बाप की खूब दुर्गत बनवाई। फिर जब मैंने देखा कि अब बाप की हालत काफी पतली हो चुकी है तो मैंने हुज़ैफा के जहन को आज़ाद कर दिया और फौरन ही हुस्ना के चाचा के दिमाग पर कब्जा कर लिया। चाचा एक लम्हे में सारा कुछ भूल गया और बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसे जख्मों का भी एहसास नहीं हो रहा था। वो नहीं जानता था वो यहाँ कैसे आया। चाचा बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खामोश खड़ा हो गया। उधर हुज़ैफा की भी अजीब हालत थी, वो भी उठकर खड़ा हो गया और अपने बाप की तरफ हैरत से देखने लगा कि बाप को जख्म कैसे आए। वो बड़ी हैरत से उन्हें देख रहा था, फिर आगे बढ़ा और कहने लगा, अब्बा जान आप यहाँ कैसे? लेकिन बाप का दिमाग तो मेरे कब्जे में था। हुस्ना का चाचा चंद लम्हे के लिए खड़ा रहा, फिर वो हुस्ना की तरफ बढ़ा और कहने लगा, बेटा मैं बहुत शर्मसार हूँ। तुम्हारी दौलत जायदाद तुम्हें मुबारक हो। मैंने तुम्हारा हक गस्ब किया। तुम्हारा जो कुछ है वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हारे से माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारी माँ से भी। मैं तुम लोगों का मुजरिम हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो किसी रोबोट की तरफ पलटा, हुज़ैफा का हाथ थामा और कमरे से निकला और फिर उनके घर से निकलता चला गया। हुस्ना का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोबान भी इस सारी मुसीबत को भूलकर मुस्कुराने लगा। वो समझ रहा था शायद उसके मामू को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, इसीलिए उसका दिमाग ठीक हो गया है और उसने उनसे माफ़ी मांगी और जायदाद वापसी का भी कहा। लेकिन वो नहीं जानता था कि इतनी सी देर में क्या कुछ हो चुका था। हुस्ना की माँ जो सजदा शुक्र बजा लाई। रात हुई तो मैंने कहा, हुस्ना मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम्हारा चाचा खुद ब खुद जायदाद सब तुम्हारे हवाले कर देगा। उसके नौकर कल तुम्हें लेने आएंगे। तुम अपनी माँ और बहन के साथ वापस हवेली चली जाना। मेरी बात सुनकर वो इतनी खुश हुई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसके चेहरे पर खुशी देखकर जैसे मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए दिल ही दिल में सोचा, हुस्ना तुम क्या जानो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये तो काम ही नहीं था। मैं तुम्हारे लिए वो कुछ कर सकता हूँ जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं। तुमसे आज तक किसी ने इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं की होगी। ये मैंने अपने दिल में कहा, उसके सामने नहीं। हुस्ना मुझे कहने लगी, ज़रगान जिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने वो काम कर दिया जिसको मैं नामुमकिन समझ रही थी। हुस्ना कहने लगी, बिलाशुबा हम इंसानों के लिए वो नामुमकिन काम था। मेरा जालिम चाचा हमें जायदाद वापस ना करता। तुम नहीं जानते वो किसी फिरौन से कम नहीं। तुम्हारा जादू उस पर ना चलता तो किसी सूरत हमें कुछ ना मिलता। ज़रगान मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुमने मेरा काम निहायत आसान कर दिया। तुम मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुए हो। तुम जिन हो तो क्या हुआ, तुमने वो काम कर दिया जो मैं कमज़ोर औरत किसी सूरत नहीं कर सकती थी। मैं उसकी तरफ उदास नज़रों से मुस्कुरा के देख रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपना वादा याद है ना हुस्ना? वो कहने लगी, हाँ ज़ियार सिर्फ तुम फिक्र मत करो, मुझे अपना वादा याद है, मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कितनी सज़ा भी बाकी है।
मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, हुस्ना, जिस मकान में मैं यहाँ कैद हूँ, मेरी सज़ा के वक्त ये मकान भी यहाँ मौजूद नहीं था। ये कई 100 साल पहले यहाँ एक खंडर था। उस खंडर में मुझे लाकर कैद किया गया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इस जगह की हालत बदल गई। तुम्हारे दादा ने इस जगह पर मकान बनाया, लेकिन ये मेरा मस्कन था। जिस वक्त मैं यहाँ आया मुझे कैद में यहाँ रखा गया। तुम्हारे दादा ने उसके कई सालों के बाद यहाँ मकान बनाया। इस खंडर के साथ पेड़ के ऊपर मेरा मस्कन था। मैं इस जगह से कहीं आगे पीछे नहीं जा सकता था। मैंने कई ज़माने इस जगह को बदलते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे दादा और उनके बहन भाइयों को यहाँ मकान में बसते देखा, फिर इस मकान को उजड़ते देखा, फिर सब लोग यहाँ से चले गए। ये जगह बहुत अरसे से बदल रही थी। मकान बनने के बाद भी ये जगह ज़्यादा आबाद नहीं रही और फिर मेरी कैद की मुद्दत ख़त्म होने में बहुत कम वक्त बाकी रह गया। मगर जब तक मेरी मुद्दत ख़त्म नहीं होती मैं इस बस्ती से बाहर नहीं जा सकता। मेरा इतना कहना था कि मेरी बात सुनकर हुस्ना के चेहरे पर खुशी सी खिल गई। मैं सारी रात उसे देखता रहा और अपनी आंखों की प्यास बुझाता रहा। मुझे वो मासूम लड़की, उसका हुस्न बहुत अच्छा लगता। मैंने दिल से दिलो जान से उसे चाहा था। हुस्ना का हुस्न आंखों को खीरा कर रहा था, मगर वो बेचैनी वाली रात भी गुजर गई। सुबह उसके जाने से पहले मैंने उसे खुदा हाफिज कहा तो वो कहने लगी, अभी तक तुमने सिर्फ एक वादा पूरा किया है। अभी तक सिर्फ मेरी जायदाद और हवेली मुझे वापस मिली है। दूसरा वादा यानी मेरा चाचा अभी तक जिंदा है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, फिक्र मत करो, मैं अपना दूसरा वादा भी पूरा करूंगा। तुम्हारे चाचा को अजियतनाक मौत मारूंगा। सुबह हुस्ना के चाचा ने अपने मुलाजमों को भेजा ताकि वो आकर उन्हें ले जाएं, और फिर वो हुस्ना अपनी माँ और फातिमा को लेकर वहां से चली गई। मैं उदास नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। हुस्ना से तो मुझे मोहब्बत थी ही, मगर महक की जुदाई भी मेरे अंदर अजीब सी बेकली पैदा कर रही थी। मुझे उस छोटी सी मासूम बच्ची से बहुत जहनी लगावट पैदा हो गई थी। मैं उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। वो बहुत प्यारी और मासूमाना बातें करती। मुझे मालूम था कि वो अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। मैं देखना चाहता था कि वो अपना वादा पूरा करती है या नहीं। मुझे उनके जाने के बाद यहाँ कई महीने कैद में गुजर गए। हुस्ना के जाने के बाद तो उसने पलटकर खबर नहीं दी। मुझे भी मिलने नहीं आई। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी वो आसानी से भूल जाएगी। मैं हुस्ना हूँ। जरगान जिन ने ना सिर्फ मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे मेरी जायदाद हवेली वापस दिला दी, बल्कि चाचा ने पूरी हवेली के मुलाजमीन के सामने हमसे माफ़ी मांगी और हमारे पाँव में पड़ गए। नौकरों के सामने हमसे बार बार अपने किए की माफ़ी मांगी। माँ कहने लगी, बेटा अल्लाह ताला का करिश्मा हुआ, आज तुम्हारे चाचा को अल्लाह ताला ने सीधी रास्ते दिखाई और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो हमें भी चाहिए कि उसे माफ़ कर दें। माँ की बात सुनकर मैं खामोशी से मुस्कुरा दी। चाचा ने तमाम जायदाद के कागजात मेरे हवाले कर दिए और हवेली की चाबियां भी मेरे हवाले कर दी और खामोशी से अपने कमरे में चले गए। ऐसा लगता था जैसे वो रोबोट है और उन्हें कोई और चला रहा है। बड़ी आहिस्ती से वो रात भी सिरक गई, मगर सुबह का सूरज हवेली में एक तूफान बर्पा कर लाया। चाचा पूरी हवेली में नहीं थे, हवेली से गायब थे। चाचा जान की तलाश शुरू हो गई। मुलाजमीन ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर चाचा कहीं नहीं मिले। मैंने मुलाजमीन से कहा कि उन्हें ढूंढे। उनके कमरे में देखा, कमरे में मौजूद नहीं थे। फिर पूरा दिन उन्हें ढूंढते ढूंढते गुजर गया, मगर उनका कुछ अता पता नहीं था। शाम के वक्त बड़ा अजीब वाकया हुआ। गांव के करीब एक नहर में चाचा की लाश मिली। लाश की हालत इतनी खराब थी कि देखकर सारे गांव ने दांतों में उंगलियां दबा ली। सारे गांव में यह बात फैल गई कि हुस्ना के चाचा ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली और अपनी जान दे दी। उनके सारे जिस्म में पानी भर गया था और पूरे जिस्म पर पीप जैसे दाने बने हुए थे। लाश की हालत बहुत अजीबोगरीब और अबतर थी। लाश देखते ही अजीब सी कराहियत आती और क्या होने लगती। लगता ही नहीं था कि ये लाश पिछले 12 घंटे से पानी में पड़ी है। लाश के अंदर से अजीब से दाने और पीप बाहर आने लगी थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह सिर्फ जरगान जिन का ही कमाल था, जो उसने चाचा को इतनी भयानक मौत मारा था। उसने कितनी आसानी से चाचा से हमें जायदाद के कागजात दिलवाए और हवेली हमें दिलाई, और फिर चाचा ने खुद अपने हाथों खुदकशी कर ली। किसी पर इल्जाम भी नहीं आया और चाचा को भी उसके किए की सजा मिल गई। हुज़ैफा बाप की लाश देखकर सकते में आ गया और धाड़े मार मार कर ज़ारो ज़ितार रोने लगा। उसकी हालत देखकर एक लम्हे के लिए हुस्ना का दिल पिघला, मगर फिर उसने अपने दिल को थपक थपक कर सुला दिया। जालिम इंसान का यही अंजाम होना चाहिए। हुज़ैफा अपने बाप के मरने पर बहुत गमज़दा था। हुस्ना के चाचा की तदफीन कर दी गई। आज हुस्ना का दिल बहुत मुतमईन था।
उसने अपने ना सिर्फ ज्यादती का बदला ले लिया बल्कि अपना सब कुछ उनसे वापस भी ले लिया और जालिम इंसान को सजा भी दिलवा दी। माँ ने हुस्ना से कहा, देखो हुस्ना, तुम्हारा चचा अपने किए पर इतना शर्मिंदा था कि ना सिर्फ उसने तुम्हें सब कुछ वापस दे दिया बल्कि अपनी जान भी दे दी। अब तुम भी अपने बड़ेपन का मुजाहिरा करो और जायदाद में जो हुज़ैफा का हिस्सा बनता है उसे दे दो। हुस्ना ने हुज़ैफा से कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जो भी हिस्सा है तुम्हें जरूर मिलेगा। मगर हुज़ैफा बेचारा तो बाप की मौत से इस कदर गमज़दा था कि बस खामोश खामोश उसे देखे जा रहा था। बाप की मौत ने उसे बिल्कुल लाचार और अधमुआ कर दिया था। रोबान और उसकी माँ कमर जहां इस सारी सूरत हाल में ये सोच रहे थे कि वो खुशियां मनाएं या सोग मनाएं। एक तरफ तो कमर जहां को अपने भाई की मौत का दुख था, दूसरा इस तरफ खुशी थी कि हुस्ना और उसकी माँ को उनका हक वापस मिल चुका था। लेकिन कमर जहां का दूसरा भाई भी इंतकाल कर गया, जिसका उसे दिल से दुख था। हवेली पर एक बार फिर हुस्ना का राज कायम हो गया। हुस्ना इतनी खुश थी जैसे उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। चाचा की मौत का उसे कोई दुख नहीं था, ना ही कोई अफसोस। हुज़ैफा बेचारा तो बिल्कुल अकेला हो गया था। मलंग बना अपने कमरे में पड़ा रहता, उसका हिस्सा हवेली में अलग था। नौकर चाकर सब हुस्ना के ताबेदार हो गए। इस हवेली से हुस्ना की बड़ी यादें वाबस्ता थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करेगा और हवेली अचानक उसे वापस मिल जाएगी। यहाँ उसकी अपने बाप के साथ कई यादें वाबस्ता थी। लेकिन ये सब कुछ ज़रगान जिन की वजह से हुआ था और हुस्ना ने दिल ही दिल में ज़रगान जिन का शुक्रिया अदा किया जिसने हुस्ना की मोहब्बत में ये सब कुछ किया था। मगर फिर अचानक उसे वो वादा याद आया जो उसने उस जिन के साथ किया था और उस वादे का सोचकर ही उसका चेहरा एकदम तारीक हो गया। वो सोच रही थी कि अगर उस जिन की कैद ख़त्म हो गई तो फिर वो उसे वापस ले जाएगा और इतना कुछ हासिल करने के बाद भी हुस्ना का अंजाम क्या होगा। मगर अब मुसीबत भरी तलवार तो उसके सर पर लटक रही थी। इसी दौरान रोबान का रिश्ता आ गया। उसकी माँ ने उससे बात की कि रोबान की माँ इस तरह रिश्ते की बात कर रही है, तो हुस्ना कहने लगी कि मैंने रोबान को कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। माँ कहने लगी, अगर नहीं देखा तो फिर अब देख लो, इसमें क्या हर्ज है, इतना अच्छा लड़का है, उसने हमारी कितनी मुश्किल वक्त में मदद की। मगर हुस्ना हत्थे से उखड़ गई। कहने लगी, माँ रोबान मेरे भाइयों जैसा है, आप इस बात को भूल जाएं तो अच्छा है। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अम्मा परेशान थी, कहने लगी, लड़की अपनी जिंदगी का कुछ सोच ले। इधर हुज़ैफा बेचारा परेशान हर वक्त अपने कमरे में ही घुसा रहता। हुस्ना ने उस पर तरस खाकर हवेली में उसका हिस्सा तो उसे दे दिया, लेकिन जायदाद का सब कंट्रोल उसके हाथ में था। इधर रोबान अपनी माँ से कहने लगा कि माँ रिश्ते के लिए कोशिश तेज करो। माँ ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहने लगी, मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। मगर अभी तक उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहती है जो हुस्ना की मर्जी होगी। मुझे तो अफसोस है कि मेरे दोनों भाई चले गए, अगर वो होते तो रिश्ते की बात मैं उन्हीं से कर डालती। फिर कमर जहां ने रिश्ते की बात उसकी माँ से की तो उसकी माँ ने बताया कि हुस्ना ने साफ इनकार कर दिया है। कमर जहां ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। वो कहने लगी कि मेरे रोबान बेटे में किस चीज़ की कमी है। पुप्पो, कमी आपके बेटे में नहीं बल्कि मुझ में है। कुछ बताओ तो सही, इनकार की वजह तो बताओ। मगर वो कुछ ना बोली तो उसकी फूफी मायूस होकर चली गई। रोबान ने जब ये सुना कि हुस्ना ने इनकार कर दिया है तो वो बड़ा परेशान और हैरान हुआ। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जायदाद वापस आते ही हुस्ना का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। उसने सोचा वो खुद हुस्ना से मिलकर बात करेगा और फिर अगले रोज वो हुस्ना के पास मौजूद था। हुस्ना, क्या बात है, तुमने शादी से इनकार क्यों किया? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? हुस्ना कहने लगी, रोबान भाई इस बात को भूल जाएं तो अच्छा है। रोबान एकदम बोला, मगर क्यों, आखिर क्या वजह है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं जानती हूँ रोबान भाई कि आप मुझे पसंद करते हैं, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं। रोबान फिर बोला, क्यों मुमकिन नहीं? देखो, मैं आपको भाई की तरह से देखती हूँ, आप मुझे भाइयों की तरह अजीज हैं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई तो नहीं। हमारा आपस में कजन का रिश्ता है। हाँ, मगर मैं अभी शादी फिलहाल नहीं करना चाहती। आप समझने की कोशिश करें रोबान भाई, मगर क्या ऐसी क्या बात है आखिर? रोबान उसके पीछे ही पड़ गया और बोला, मुझे लगता है हुस्ना तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसने कहा, रोबान भाई अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो आपकी जान को खतरा है, आप कत्ल कर दिए जाएंगे। हुस्ना की बात सुनकर एक लम्हे के लिए वो सकते में आ गया। रोबान को हैरत का झटका लगा, ये हुस्ना क्या कह रही थी? हुस्ना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी से मेरी मौत का ताल्लुक क्या है? तुमसे शादी करने के बाद मुझे कौन कत्ल करेगा? मुझे क्यों मार डाला जाएगा? आखिर इस बारे में तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? और फिर हुस्ना उसे ज़रगान जिन के बारे में तफसील बताने लगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।